दौलुओं को पार करने के बाद मैं असल में सिर्फ एक 50,000 साल का सोल बीस्ट मारना चाहता था। किसे पता था कि जंगल के राजा टाइटन जायंट एप खुद आ जाएगा। तो मजबूरी में मुझे यह 10 लाख साल की सोल रिंग लेनी ही पड़ेगी। स्टार दौलुओ फॉरेस्ट के अंदर अभी मैं दूर देखकर बोला, तुम लोग अभी तक देख रहे हो। घने जंगल से अचानक सरसराहट की आवाज आई। फिर 3 आकृतियां बाहर निकली। अधीनस्थ लोंगगोंग आपका अभिवादन करता है, लोंगगोंग ने कहा और झुककर प्रणाम किया। चाओ तियानशियांग, मेंग यिरान आपका अभिवादन करती हैं। इसके बाद स्नेक दादी और मेंग यिरान ने भी मुझे प्रणाम किया। यह देखकर मैं हल्के से मुस्कुराया, ऐसे जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। लेकिन न स्नेक दादी ने जवाब दिया न मेंग यिरान ने, क्योंकि दोनों जानते थे कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल सही, मैंने फिर मुंह खोला। मुझे जिज्ञासा है कि ऐसी क्या बात थी कि तुम लोग दूर खड़े इतनी देर तक नहीं गए। क्या इरादा था कि मैं और टाइटन जायंट एप दोनों घायल हो जाएं, फिर तुम लोग मछुआरे की तरह फायदा उठाओ। यह सुनते ही लोंगगोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। इतना बड़ा इल्जाम वह नहीं ले सकता था। वह तुरंत हाथ हिलाने लगा। महोदय, आप हमें बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं तो बस एक छोटा सोल दौलुओ हूँ। मेरी बीवी को भी जोड़ दो तब भी आप एक हाथ से हमें हरा देंगे। कहते हुए उसने पास खड़ी मेंग यिरान की तरफ इशारा किया। यह मेरी पोती है, उसे एक सोल बीस्ट की सोल रिंग चाहिए थी। संयोग से वह सोल बीस्ट आपके पीछे वाले जंगल में भाग गया था। अच्छा, ऐसी बात है। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। फिर अचानक मुझे एक बात याद आई। उन्होंने कहा सोल बीस्ट का पीछा कर रहे थे। क्या वह? इसलिए मैंने पूछा, तुम लोग किस सोल बीस्ट का पीछा कर रहे थे? क्या वह फेस स्कल स्पाइडर था? लोंगगोंग ने बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, सच में फेस स्कल स्पाइडर था। क्या वही होगा? मेरे मन में तुरंत गहरी जिज्ञासा पैदा हुई। चूंकि तुम लोगों ने वह फेस स्कल स्पाइडर मेरे पीछे वाले जंगल में देखा है, तो जाकर ढूंढ लो, मैंने कहते हुए थोड़ा साइड होकर रास्ता दे दिया। इसका मतलब था लोंगगोंग और बाकी लोग जा सकते हैं। महोदय की मेहरबानी के लिए धन्यवाद। लोंगगोंग बहुत खुश हुआ। फिर उसने पास खड़ी स्नेक दादी और मेंग यिरान से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। आवाज खत्म होते ही लोंगगोंग काली रोशनी बनकर मेरे पीछे वाले जंगल में गायब हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई, वह वापस आ गया और पीछे एक अधमरा विशाल मकड़ी को घसीटते हुए ला रहा था। यिरान, जल्दी आओ, यह मकड़ी अभी गर्म है, मतलब अभी सांस चल रही है। बिल्कुल ठीक है, इसे मारकर अपनी सोल रिंग बना लो। लोंगगोंग ने मेंग यिरान को हाथ से बुलाया। अच्छा, मेंग यिरान ने हल्की आवाज में हामी भरी और जल्दी से पास आ गई। सू सू सू, एक एक ठंडी चमक निकली और सीधे फेस स्कल स्पाइडर की सबसे कमजोर जगहों में घुस गई। जल्दी ही इस 1000 साल से ज्यादा की मकड़ी ने तड़पना बंद कर दिया। साथ ही एक बैंगनी 1000 साल की सोल रिंग बन गई। आखिर तीसरी रिंग मिलने वाली है। मेंग यिरान की आवाज में थोड़ी उलझन और भावुकता थी। इससे पहले फीनिक्स टेल स्नेक को मैंने रोक लिया था। यह फेस स्कल स्पाइडर भी हाथ से निकलते निकलते बचा। तीसरी सोल रिंग लेने का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। यिरान, क्या सोच रही हो? जल्दी सोखो, लोंगगोंग पास से जल्दी कर रहा था। यह सुनकर मेंग यिरान पद्मासन लगाकर बैठ गई। वह सोल रिंग भी मानो खिंचाव से खींचकर धीरे धीरे उसके सिर पर आ गई। यह दृश्य देखकर लोंगगोंग और स्नेक दादी ने अनजाने में मेरी तरफ देखा। उन्हें याद था पिछली बार 10 लाख साल की सोल रिंग को मैंने सीधे सोख लिया था। यह तो बिल्कुल अजीब था और मैंने उनके छोटे हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरी एकाग्रता से मेंग यिरान को देख रहा था। चेहरे पर जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहता था कि क्या उसे एट स्पाइडर स्पीयर सोल बोन मिलेगी। मेरे इस व्यवहार को लोंगगोंग और स्नेक दादी की नजर में कुछ और ही मतलब था। उन्होंने मुझे देखा, फिर मेंग यिरान को देखा, फिर एक दूसरे को देखा। क्या इस महोदय को यिरान पसंद आ गई है? यह तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादा देर नहीं हुई, मेंग यिरान के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। 8 काले मकड़ी के पैर उसके कपड़े फाड़कर पीठ से एकदम बाहर निकल आए। वह भयानक और दुष्ट नजारा देखकर अभी की मेंग यिरान डरावनी लग रही थी। हे भगवान, यिरान का यह क्या हो गया? स्नेक दादी यह देखकर चीख पड़ी और मैं इस दृश्य को देखकर और उत्साहित हो गया। मन में दिल से तारीफ की, शाबाश,
मैं सच में जानना चाहता था जब तांग सान एट स्पाइडर स्पीयर वाली मेंग यिरान को देखेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। जब मेंग यिरान ने एट स्पाइडर स्पीयर समेटा तो लोंग गोंग ने अचानक गंभीर आवाज में उससे कहा, यिरान महोदय के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है, यह उसकी किस्मत है। लेकिन पास खड़ी स्नेक दादी ने कहा, महोदय आप मना मत कीजिए, अगर आपने इस सोल बीस्ट को घायल नहीं किया होता तो हमें पता नहीं कितना और पीछा करना पड़ता। शायद फीनिक्स टेल स्नेक की तरह यह भी हाथ से निकल जाता। वह यहाँ रुक गई, लेकिन मतलब साफ था, अगर मैं दखल नहीं देता तो वह झाओ वुजी से छीनने लगते और एट स्पाइडर स्पीयर वाली बात भी नहीं होती। स्नेक दादी की बात सुनकर मेरे होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। स्नेक दादी सही कह रही थी, अगर मैंने दखल नहीं दिया होता तो यह फेस स्कल स्पाइडर तांग सान का होता। लोंग गोंग ने भी मुझसे कहा, महोदय अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि यिरान की हालत क्या है। हम गलती से उसकी सोल बोन सोखने में बाधा डाल देते, शायद यिरान को ऐसी चोट लग जाती जो कभी ठीक ही नहीं होती। कहते हुए वह मुड़ा और मेंग यिरान से बोला, यिरान अभी महोदय को धन्यवाद दो। यह सुनते ही मेंग यिरान धड़ाम से जमीन पर घुटने टेककर मेरे सामने दिल से बोली, महोदय का बड़ा एहसान है, यिरान चुका नहीं सकती, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहते हुए उसका माथा जमीन पर जोर से टिका। धड़ाम की आवाज भी आई। अब मुझे इसे स्वीकार ही करना था, लेकिन इस लड़की के लिए मेरी पसंद सच में बढ़ गई, और कुछ नहीं तो बस इसकी समझदारी और व्यवहार की वजह से। इसी समय लोंग गोंग ने मेरी आंखों में दिलचस्पी देखी। वह तुरंत बोला, महोदय क्या आप जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा तो क्या शादी में खाना खाऊंगा, मैं मन में बड़बड़ाया। लेकिन लोंग गोंग फिर बोला, महोदय भविष्य में अगर आपको जरूरत हो तो बस एक शब्द कहिएगा, चाहे पहाड़ पर चढ़ना पड़े या आग में कूदना पड़े, मैं भौं भी नहीं सिकोड़ूंगा। यह बात गलत नहीं थी, आखिर एक बढ़ने वाली एट स्पाइडर स्पीयर सोल बोन की कीमत अनमोल है। यह सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुराया, फिर मुड़कर चल दिया। मेरी आकृति दूर जाने ही वाली थी कि पीछे से मेंग यिरान की मीठी आवाज आई, महोदय अगर कभी इत्तेफाक से इमोर्टल अकादमी आए तो जरूर अंदर बैठिएगा। ठीक है, मेरी आवाज दूर से धीरे धीरे आई। उसी समय स्टार डॉलुओ फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में शियाओ वो एक बड़े पेड़ से टेक लगाकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, भौहें सिकुड़ी थीं, मुंह से घबराई हुई आवाज निकल रही थी, एरमिंग। वह ऐसे लग रही थी जैसे बुरा सपना देख रही हो। उसकी आवाज से पास बैठा तांग सान चौंक गया। वह जल्दी से शियाओ वू के पास आया और चिंता से पुकारा, शियाओ वू उठो। एरमिंग मत जाओ, शियाओ वू जैसे सपने से जागी। एक चीख निकाली, लेकिन सामने तांग सान का सामान्य चेहरा देखकर वह चौंक गई। सान एरमिंग कहाँ है? अभी मैंने सपना देखा, सपने में एरमिंग मर गया। शियाओ वू थोड़ी सुन्न थी। यह सुनते ही तांग सान का चेहरा तुरंत गिर गया। सान यह सपना है ना? शियाओ वू ने कहा और इधर उधर देखने लगी, एरमिंग कहाँ है? वह कहीं शरारत करके छिप तो नहीं गया? बस करो, तांग सान से रहा नहीं गया। वह चिल्ला पड़ा, शियाओ वू एरमिंग मर चुका है। वह सपना नहीं था, सच है। क्या? सच में? शियाओ वू को जैसे बिजली लग गई। दिमाग में एरमिंग का बिजली के सम्राट की उंगली का सामना करते हुए का दृश्य और उसकी निराशा घूम गई। शियाओ वू हकीकत मान लो, एरमिंग को किन शियाओ ने मारा है? तांग सान ने कहा और 5 उंगलियां जोड़कर आसमान की तरफ की। मैं कसम खाता हूँ, मैं तांग सान जिंदा रहते किन शियाओ को मारकर एरमिंग का बदला लूंगा। लेकिन उसकी बात से शियाओ वू शांत नहीं हुई, उल्टा आग में घी पड़ गया। तांग सान बस करो, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो एरमिंग नहीं मरता। शियाओ वू की आंखों में आंसू थे। इस पल उसे बहुत दर्द था और पछतावा भी। पछतावा कि उसने तांग सान के कहने पर एरमिंग को किन शियाओ से लड़ने भेजा। पछतावा कि जब लगा एरमिंग नहीं जीत पाएगा तब भी उसने लड़ाई नहीं रुकवाई। और सबसे ज्यादा पछतावा कि वह तांग सान की बात इतनी मानती क्यों थी। वह तो सिर्फ एक ग्रेट सोल मास्टर है, उसे टाइटल डॉलुओ की लड़ाई की क्या समझ। शियाओ वू, मैं मानता हूँ एरमिंग की मौत में मेरी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। तांग सान भी उसे दोष दे रहा था। शियाओ वू, तांग सान ने मुंह खोला।
मन में गुस्सा पहले से था। एरमिंग की मदद करने को कहा किसने था? अब मुसीबत हुई तो सारा दोष मुझ पर डाल रही हो। यह इल्जाम मैं तांग सान नहीं लूंगा। लेकिन शियाओ वू ने पहले ही दोनों कान बंद कर लिए थे। सिर हिलाकर उस पर चिल्लाई, बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। जाता हूँ, तांग सान ने ठंडे स्वर में एक लाइन फेंकी और फिर जंगल में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर लौट आया। शियाओ वू से 50 मीटर दूर बैठ गया। चेहरा बहुत खराब था, क्योंकि उसे अभी याद आया कि यह स्टार डॉलुओ फॉरेस्ट का गहरा हिस्सा है। शियाओ वू के बिना वह बाहर नहीं निकल पाएगा। डॉलुओ को पार करते हुए मैं 18 साल की उम्र में ही टाइटल्ड डॉलुओ बन गया। हालांकि निंग फेंगजी और चेन शिन को लगता था कि मैं सिर्फ थोड़ा अजीब लड़का हूँ। अभी हम श्लेक अकादमी के बाहर वापस पहुँचे ही थे कि दूर निंग फेंगजी और तलवार डॉलुओ पर नजर पड़ी। भीड़ में से निंग रोंगरोंग खुशी से चिल्लाई, तलवार दादाजी पापा। मुझे समझ आ गया कि ये दोनों ही तलवार डॉलुओ और 7 ट्रेजर ग्लास सेट के सेक्ट मास्टर हैं। फिर निंग रोंगरोंग ने झाओ वुजी से इजाजत मांगी, झाओ टीचर क्या मैं उधर जा सकती हूँ? झाओ वुजी ने सिर हिलाया, जाओ। उसके बाद उसने हमसे कहा, सब अपने अपने काम करो, कल नॉर्मल क्लास होगी। बात खत्म होते ही वह पहले अकादमी लौट गई और निंग रोंगरोंग चिड़िया की तरह चहकती हुई निंग फेंगजी के पास दौड़ गई। यह देखकर मैंने नजरें हटा लीं और रहने की जगह वापस जाने का सोचा। तभी पीछे से आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि मुझे बुलाने वाली जू जुकिंग थी। इस बर्फ जैसी सुंदर लड़की का मुझसे हमेशा फासला रहता था। कोई बात है क्या? मैंने जिज्ञासा से पूछा, वह मुझे क्यों बुला रही है? जू जुकिंग ने नीले चेहरे के साथ पूछा, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैंने सिर हिलाया, यहाँ बात करने की जगह ठीक नहीं है। जल्दी ही मैं और जू जुकिंग सबकी नजरों से गायब हो गए। हमारे जाने के बाद दाई मुबाई ने अनजाने में मुट्ठी भींच ली और ये बात उसके दोस्तों ने देख ली। माँ होंगजुन ने तुरंत दाई मुबाई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, दाई बड़े भाई, मुझे पता है तुम्हारे मन में जू जुकिंग के लिए कुछ फीलिंग है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि छोड़ दो। ऑस्कर ने भी सहमति में सिर हिलाया, फैट्स ने सही कहा बड़े भाई, छोड़ दो। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। उसे लगा उसकी और दाई मुबाई की हालत निंग रोंगरोंग और डैन शियांगसी जैसी है। एक सीनियर होने के नाते उसे समझाना चाहिए, लेकिन उसके समझाने से दाई मुबाई और गुस्सा हो गया। ऑस्कर का मामला अलग है। ऑस्कर को डैन शियांगसी पसंद है, लेकिन जू जुकिंग तो दाई मुबाई की मंगेतर है और अब मंगेतर किसी और के साथ जा रही है। माँ होंगजुन ने हालत देखकर तुरंत कहा, चलो बड़े भाई चलते हैं, किसी जगह रिलैक्स करते हैं, मैं पार्टी दूंगा, तुम खर्च करना। कहकर वह उसे सोटो सिटी की तरफ ले गया। ऑस्कर ने दूर निंग रोंगरोंग को देखा और फिर दांत भींचकर साथ चल दिया, मुझे भी ले चलो। एक शांत घने जंगल में मैंने कदम रोके और सामने वाली लड़की से कहा, जो बात है यहीं कह दो। ठीक है। लड़की साफ तौर पर ध्यान भटका रही थी। जब उसने पलटकर देखा तो मैंने साफ देखा उसके चेहरे पर घबराहट। इस बर्फ जैसी लड़की को आज क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया और सीधे पूछ लिया, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जू जुकिंग कुछ देर झिझकी, समझ नहीं आ रहा था कैसे बोले। उसे ऐसे देखकर मैं थोड़ा चिढ़कर बोला, अगर नहीं बोलना तो मैं जा रहा हूँ। जू जुकिंग तुरंत घबरा गई और जल्दी से बोली, आप मत जाइए, मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर चुप रहा और पूछा, तुम चाहती क्या हो कि मैं कैसे मदद करूं? जू जुकिंग का चेहरा लाल हो गया और मुश्किल से बोली, बस पहले की तरह। वह हकलाते हुए बोली और आखिर में हिम्मत करके 2 शब्द बोली, मुझे करंट दो। सुनते ही मेरी नजरें अजीब हो गईं। क्या इस लड़की को कोई अजीब शौक है? बाहर से बर्फ जैसी और अंदर से इतनी गर्म। सब लोग मेरी बिजली से दूर भागते हैं, यहाँ तक कि निंग रोंगरोंग वो छोटी शैतान भी चिल्लाती रहती है। सामने जू जुकिंग बहुत अजीब लग रही थी। शायद मेरी अजीब नजरें भांपकर जू जुकिंग ने आखिर हिम्मत करके सीधे मेरी तरफ देखा। अभी मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। बिजली से शरीर को तपाना दर्दनाक है, लेकिन इससे मेरी क्षमता बढ़ेगी और मैं जल्दी ट्रेनिंग कर पाऊंगी। मुझे कोई अजीब शौक नहीं है, मैं बस ताकत बढ़ाना चाहती हूँ। दाई मुबाई को हराना चाहती हूँ, उस बेवफा को उसकी सजा दिलवानी है। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भरपूर शिकायत, सोचा दाई मुबाई उस कायर ने उसे भुला दिया। शिनलुओ रॉयल सिटी में 10 साल से ज्यादा तड़पते हुए हर दिन मौत के करीब गई। अब नफरत उसके दिल में भर गई थी। यह देखकर मैं भी हैरान रह गया।
सोचा नहीं था जू जुकिंग इतनी मजबूत है, बदले के लिए बिजली से शरीर तपाने को तैयार। बस इसी बात से वह दाई मुबाई से बहुत बेहतर है। मैं सोच ही रहा था कि जू जुकिंग अचानक घुटनों पर गिर गई। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने धीरे से कहा, मान जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जू जुकिंग चौंकी और तुरंत बोली, अगर मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं होगा तो मैं मान जाऊंगी। मैं हंस पड़ा और उसे बताया कि वो गलत समझ रही है। मौका सिर्फ एक बार, अगर किसी दिन तुम सहन नहीं कर पाई तो दोबारा मत आना, बस इतना ही। जू जुकिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। समझ नहीं आया क्या करे। बैठ जाओ, अभी शुरू करते हैं, मैंने गंभीर आवाज में कहा। जू जुकिंग ने शुक्रिया में सिर हिलाया और पद्मासन में बैठ गई। अगले पल मेरी उंगली से बिजली की चमक निकली। बिजली ठीक जू जुकिंग पर गिरी। आह, दर्द और झंझनाहट से वह चीख पड़ी। सर ये बार पहले से ज्यादा तेज क्यों है? मैंने गंभीर होकर बताया, पहले वाली ताकत से प्रगति बहुत धीमी है। ताकत बढ़ाने के लिए पावर बढ़ानी पड़ेगी। बात मत करो, सहन करो, मैं फिर आया, कहकर मैंने फिर बिजली गिराई। इसके बाद जंगल में और तेज चीखें गूंजी। उसी समय दूर माहोंगजुन थोड़ा नाराज होकर बड़बड़ा रहा था। दाई बड़े भाई कहा था रिलैक्स करने जाएंगे, फिर पलट क्यों गए? दाई मुबाई की भौहें तनी थीं, चेहरा बहुत खराब। वह जितना सोचता उतना अजीब लगता। अपनी मंगेतर किसी और के साथ जंगल में, ये क्या बात हुई? वह और गुस्सा हो गया। पास खड़े ऑस्कर ने माहोंगजुन से कहा, फैट्स हम अलग अलग होकर बड़े भाई को ढूंढते हैं, जल्दी मिलेगा। माहोंगजुन मन में कोसा लेकिन मान गया। थोड़ी देर में माहोंगजुन अचानक चिल्लाया, दाई बड़े भाई ऑस्कर जल्दी आओ, सुनो। सुनते ही दाई मुबाई और ऑस्कर दौड़कर आए। ध्यान से सुनने पर दाई मुबाई की आंखें चमक उठीं। ये जू जुकिंग की आवाज है, चलो देखते हैं। लेकिन ऑस्कर ने उसे पकड़ लिया। दाई बड़े भाई, क्या तुम्हें इस आवाज की लय जानी पहचानी नहीं लग रही? जानी पहचानी लय? दाई मुबाई चौंका। याद करके उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो लोग पहले ही? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दाई मुबाई की आंखों से आग निकल रही थी। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन ऑस्कर और माहोंगजुन ने तुरंत पकड़ लिया। दाई बड़े भाई गुस्सा शैतान है, अभी गए तो थंडर एम्पर आपको 2 टुकड़े कर देंगे। ऑस्कर ने भी कहा, हाँ दाई बड़े भाई, शायद वो ट्रेनिंग कर रहे हों। ट्रेनिंग में इतनी जोर से चिल्लाते हैं क्या? दाई मुबाई की आंखें लाल थीं, दांत पीस रहा था। तो बताओ अब क्या करूं? वह मुश्किल से शांत हुआ और पूछा। ऑस्कर ने सोचा, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। माहोंगजुन ने भी सोचा और गंभीरता से कहा, मुझे लगता है न बदलने से सब बदल जाएगा। सुनकर दाई मुबाई गुस्से से हंस पड़ा। मतलब यहाँ बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया। उसका चेहरा और काला पड़ गया। पूरे 2 घंटे बाद जंगल शांत हुआ। माहोंगजुन मन में सोच रहा था, टाइटल्ड डॉलुओ ही टाइटल्ड डॉलुओ होता है, स्टैमिना भी कमाल का। ऑस्कर ने चुपके से दाई मुबाई को देखा। उसका चेहरा काला बैंगनी सुअर के जिगर जैसा। उसने धीरे से कहा, दाई बड़े भाई, एक लड़की के लिए इतना क्यों? तुम क्या जानो, चाहे कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर हो, जू जुकिंग जैसी नहीं हो सकती। रिश्ते के हिसाब से जू जुकिंग मेरी दाई मुबाई की औरत है। तभी माहोंगजुन ने एक दिशा की ओर इशारा किया। बड़े भाई चुप हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। दाई मुबाई और ऑस्कर ने उधर देखा। सच में धुंधले धुंधले 2 साये दिखे। क्यूइन, जू जुकिंग। दाई मुबाई की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने दोनों को पहचान लिया। ज्यादा देर नहीं हुई, मैं और जू जुकिंग सबके सामने आ गए। सर, ऑस्कर और माहोंगजुन तुरंत अभिवादन में झुके, जबकि दाई मुबाई की नजरें जू जुकिंग पर जमी थीं। और अब जू जुकिंग के बाल बिखरे थे, पसीने से कपड़े भीग गए थे, जिससे उसका फिगर और उभर रहा था। दाई मुबाई को लगा जैसे बिजली गिरी। दिमाग खाली, शरीर लड़खड़ाया। अगर ऑस्कर ने न पकड़ा होता तो गिर जाता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने चोरी छिपे खड़े तीनों को देखकर पूछा। माहोंगजुन ने दिमाग लगाया और तुरंत बोला, हम मशरूम तोड़ रहे हैं। हाँ, हम कैंटीन के लिए मशरूम सूप बनाना चाहते हैं। सफेद सूखे मशरूम का स्वाद सबसे अच्छा होता है। सुनकर मेरी नजरें अजीब हो गईं। अच्छा, तुम लोग करते रहो, उम्मीद है दोपहर को तुम्हारा मशरूम सूप देखने को मिलेगा, मैंने गहरे मतलब से कहा। कहकर मैं अब उन पर ध्यान नहीं दिया। जुकिंग, चलो पहले जाकर आराम करो, कल फिर जारी रखेंगे। जू जुकिंग ने चुपचाप सिर हिलाया और मेरे पीछे चली गई। तीनों बस देखते रहे जब तक हम दूर नहीं चले गए। हमारे जाने के बाद दाई मुबाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से से खून ऊपर चढ़ा और सीधे गिर पड़ा। एक बार ठीक है, कल फिर? क्या मुझे दाई मुबाई मरा हुआ लगता है? दाई बड़े भाई तुम? ऑस्कर घबरा गया। इतना गुस्सा?
माँ होंगजुन भी हैरान था। दाई बड़े भाई जरूरत नहीं है, अगर अब वो किसी और की हो गई है तो छोड़ दो। दाई मुबाई ने बर्दाश्त नहीं किया और दोनों पर चिल्लाया, तुम नहीं समझोगे, जू जुकिंग बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, वो मेरी मंगेतर है। ये सुनते ही ऑस्कर और माँ होंगजुन दंग रह गए। दाई मुबाई ने इतना बड़ा बम फोड़ दिया। दाई मुबाई ने चुप दोनों को देखा और पूछा, अगर तुम्हारी मंगेतर के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? डॉलुओ को पार करते हुए मैं 18 साल की उम्र में ही टाइटल्ड डॉलुओ बन गया। मैंने न सिर्फ तांगहाओ को एक बेकार हड्डी में बदल दिया बल्कि टाइटन एप की सोल रिंग को भी अवशोषित कर लिया। मैं खुद को दुनिया में अजेय समझता था। सोचा नहीं था कि कोई निडर व्यक्ति सामने से मुझे चुनौती देने आ जाएगा। अभिषेक अकादमी के बाहर निंग रोंगरोंग पहले ही खुशी से बाहर आ चुकी थी। अब वह सिर्फ एक ही बात जानना चाहती थी कि मैं और जू जुकिंग आखिर गए कहाँ थे, इतनी देर से वापस क्यों नहीं आए। अगर उसे पहले पता होता तो वह परिवार से मिलने के बजाय मेरे साथ जरूर जाती। इसी समय डॉलुओ ने उसे चिंतित देखा और हंसते हुए एक दिशा की ओर इशारा किया। उसने कहा, रोंगरोंग देखो तुम कितनी घबराई हुई हो, देखो वो दोनों वापस आ गए हैं। निंग रोंगरोंग ने तुरंत उधर देखा। वाकई दो आकृतियां एक के पीछे एक उसकी नजर में आईं। आखिरकार वापस आ गए। निंग रोंगरोंग के छोटे चेहरे पर तुरंत खुशी भर गई। यह देखकर पास खड़े निंग फेंगजी ने बेबस होकर सिर हिलाया। उसे लगा कि एक पिता के तौर पर उसकी अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक इसी समय तलवार डॉलुओ ने मुझे बुलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। छोटे दोस्त, क्या तुम यहाँ एक रात के लिए आ सकते हो? इसलिए मैंने पीछे खड़ी जू जुकिंग से कहा, तुम पहले वापस जाओ, कल भी उसी समय उसी जगह मिलते हैं। जू जुकिंग ने सिर हिलाया और फिर कदम दर कदम अकादमी की ओर चली गई। मुझे आते देख निंग फेंगजी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। मैं 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट का निंग फेंगजी हूँ, आदर सहित। चूंकि वो लोग इतने विनम्र थे इसलिए मैंने भी बुरा रवैया नहीं दिखाया। निंग सेक्ट मास्टर से मिलकर खुशी हुई, बुजुर्ग से मिलकर खुशी हुई, कहने के बाद मैंने भी हाथ जोड़े। वास्तव में मैं भी जानना चाहता था कि निंग फेंगजी मुझसे क्या कहना चाहता है। छोटे भाई रोंगरोंग, इस बच्ची ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे, निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस पर मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। वास्तव में मुझे अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर इस दुनिया में ताकतवर की इज्जत होती है, ताकतवर ताकत ही इज्जत दिलाती है। कमजोर दिखकर ताकतवर को धोखा देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन मेरा अंदाज बदलते हुए मैंने सीधे पूछा, निंग सेक्ट मास्टर और तलवार बुजुर्ग ने मुझे सिर्फ गपशप के लिए तो नहीं रोका होगा? निंग फेंगजी और तलवार डॉलुओ का रंग थोड़ा बदला। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा और साफ बोलूंगा। तलवार डॉलुओ तुरंत हंसा। हाँ, छोटे दोस्त, तुम बहुत साफ दिल के हो, मुझे पसंद आए। सच कहूँ तो मुझसे एक छोटी सी विनती है, नहीं पता कहना चाहिए या नहीं? मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, चूंकि विनती छोटी है तो रहने ही दो। बात सुनकर निंग फेंगजी और तलवार डॉलुओ दोनों हैरान रह गए। ये बंदा इतना सीधा क्यों है? उन्हें उलझन में देखकर मैंने हल्की भौहें चढ़ाई। कोई दिक्कत है क्या? वैसे अगर तुम्हें सच में कहना है तो मैं मना भी नहीं करूंगा। आखिर मुंह तुम्हारा है, जो चाहो बोलो, लेकिन मना करने का हक मेरे पास है ना। निंग फेंगजी और तलवार डॉलुओ और भी उलझ गए। एक पल के लिए समझ नहीं आया क्या बोलें। खासकर तलवार डॉलुओ को लगा कि अभी लड़ाई की बात करना बेअदबी होगी। उसके मन में मेरे लिए इज्जत और बढ़ गई। ये एक है, सिर्फ एक लाइन में हमें चुप करा दिया। तभी निंग रोंगरोंग मीठी आवाज में बोली, बात ऐसी है, तलवार दादाजी आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, क्या आप मान जाएंगे? निंग रोंगरोंग की बात सुनकर तलवार डॉलुओ ने उसे शाबाशी वाली नजर से देखा। निंग फेंगजी भी रिलैक्स होकर मुस्कुराया। वाकई पापा की प्यारी बेटी है। लड़ाई? मैंने सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मना नहीं है। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि कमरे में बैठकर ट्रेनिंग से ताकत नहीं बढ़ती। ताकतवर से लड़ना ही जल्दी आगे बढ़ने का तरीका है। पहले बिजली का क्षेत्र इसी तरह समझा था। सोचा नहीं था तलवार डॉलुओ खुद चलकर आ गया। लेकिन मेरा दिमाग घूमा। सुना है 7 ट्रेजर ग्लास सेट के पास देश जितनी दौलत है। अगर मौका मिले तो थोड़ा फायदा न उठाऊं तो खुद के साथ नाइंसाफी होगी। ये सोचकर मैंने सोल गाइड डिवाइस में बचे 200-300 गोल्ड सोल कॉइन देखे, फिर सिर हिला दिया। शायद मैं ये नहीं मान पाऊंगा। आप देख ही सकते हैं कि मेरा ट्रेनिंग का समय बहुत कीमती है।
निंग रोंगरोंग थोड़ी निराश हुई। तलवार दौलुओं ने सांस ली। वाकई मेरी उम्र में सारा समय ट्रेनिंग में ही लगाना चाहिए, सिर्फ हम जैसे बूढ़े लोग ही लड़कर आगे बढ़ने की सोचते हैं। तभी निंग फेंगजी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, क्या मैं तुम्हें क्यूइन भाई कह सकता हूँ? बड़े लोग नाराज नहीं होते। मैंने तुरंत हंसकर जवाब दिया, निंग बड़े भाई औपचारिकता मत करो, हा हा हा। अच्छा। निंग फेंगजी जोर से हंसा, हाथ में रोशनी चमकी और एक काला कार्ड निकला। मिलना ही किस्मत है। इस ब्लैक कार्ड में 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन हैं। भाई कहकर बुलाया है तो मना मत करना। हमारे 7 ट्रेजर ग्लास सेट के पास बस यही लोकल चीजें हैं। मैंने मन में सोचा, वाकई निंग फेंगजी बहुत उदार है। 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन ज्यादातर सोल मास्टर के लिए आसमान जितनी रकम है। निंग बड़े भाई आप बहुत फॉर्मल हैं, मुझे कैसे शर्म आएगी। मैं मुंह से मना कर रहा था लेकिन हाथ बहुत तेज था। बिजली की गति से ब्लैक कार्ड उठा लिया। सबने देखा और बेबस हो गए। अभी मना कर रहा था लेकिन मेरी अगली बात से तलवार दौलुओ एकदम चौंक गया। तलवार बुजुर्ग, मुझे अभी अभी कुछ समझ आया है, चलो लड़कर देखते हैं। क्या? तलवार दौलुओ बड़बड़ाया। वैसे अगर आपको दिक्कत हो तो रहने दीजिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तलवार दौलुओ तुरंत बोला। आगे वाले घने जंगल में चलते हैं क्या? उसने उस दिशा की ओर इशारा किया जिधर से मैं आया था। मैंने सिर हिलाया। कोई दिक्कत नहीं कहकर मैं पहले जंगल की ओर चल दिया। तलवार दौलुओं को जाते देख निंग रोंगरों को मेरी ताकत याद आई। वह कुछ कहना चाहती थी। तलवार दादाजी रुको, क्यूइन से लड़ते समय आप जरूर। लेकिन निंग रोंगरों की बात पूरी होने से पहले तलवार दौलुओं ने बीच में टोक दिया। रोंगरों तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, क्यूइन को चोट नहीं लगने दूंगा। निंग रोंगरों हैरान, मैं वो नहीं कह रही थी। लेकिन उससे पहले ही तलवार दौलुओ उसकी नजरों से गायब हो गया। पापा क्या हम जाकर देखें? निंग रोंगरों ने निंग फेंगजी से पूछा। दोनों टाइटल दौलुओं की लड़ाई की लहरें बहुत तेज होती हैं। हमारे वहां होने से वो खुलकर नहीं लड़ पाएंगे, यहीं इंतजार करते हैं। निंग फेंगजी धीरे से बोला। ठीक है, निंग रोंगरों को मानना पड़ा। दूसरी ओर जंगल में मैं और तलवार दौलुओ आमने सामने खड़े थे। चेन शिन 96 लेवल टाइटल्ड दौलुओ, वुहान 7 किलिंग स्वॉर्ड। तलवार दौलुओ के हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। उसने हाथ से तलवार घुमाई और तलवार की आवाज गूंजी। क्यूइन 92 लेवल टाइटल्ड दौलुओ, वुहान थंडर एम्पर। मेरी आवाज के साथ आसमान में बिजली कड़की। एक बिजली का अजगर मेरे चारों ओर घूमने लगा। मैं किसी धरती पर उतरे देवता जैसा लग रहा था। थंडर एम्पर वुहान, मैंने कभी नाम नहीं सुना। तलवार दौलुओ सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग, महाद्वीप पर इतनी सारी वुहान हैं, सबका नाम कैसे याद रखोगे? मैं हंसा। छोटे दोस्त सही कहा, मैं बहुत जिद्दी हूँ। आज देखता हूँ इस थंडर एम्परर वुहान में क्या खास है। तलवार दौलुओ हंसते हुए तलवार तानकर मेरी ओर आया, साथ ही उसके पैरों के नीचे से 9 सोल रिंग निकली। तब बुजुर्ग सावधान रहिए, मैंने कहा और अपनी सोल रिंग बुला ली। लेकिन पहली सोल रिंग देखकर ही तलवार दौलुओ चौंक गया। वह चिल्लाया, पहली सोल रिंग लाल, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग सावधान। तलवार दौलुओ के हिचकते ही मेरे पैरों की सारी सोल रिंग एक साथ आ गईं। फिर मेरी तीसरी सोल रिंग चमकी और मैं पल में गायब हो गया। ये मेरी तीसरी सोल स्किल टेलीपोर्ट थी। कितना चालाक लड़का है। तलवार दौलुओ हैरान था। मौके को पकड़ने का मेरा तरीका बेमिसाल था। उस पल का भ्रम वाकई हमले का सबसे अच्छा समय था। लेकिन तुम 92 लेवल, मैं 96 लेवल, मैं 3 हमले सह लूं तो क्या? तलवार दौलुओ को भी घमंड था। अगले पल उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी। हाथ की 7 किलिंग स्वॉर्ड से पीछे एक विशाल आकृति बनी, साथ ही तेज तलवार की हवा से एक रक्षा कवच बन गया। ये मेरी दूसरी सोल स्किल सोल गार्ड है। 95 लेवल टाइटल्ड दौलुओं के 3 हमले भी रोक सकती है। तुम छिपाओ मत, सीधे हमला करो, तलवार दौलुओं ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, चूंकि बुजुर्ग ने कहा है तो मना करके बेइज्जती नहीं करूंगा। मेरी आवाज तलवार दौलुओं के ऊपर से आई। साथ ही मेरी छठी सोल रिंग चमकी, थंडर गॉड ब्लास्ट डिस्ट्रक्शन। मैंने जोर से चिल्लाकर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। धड़ाम बिजली की आवाज। मेरे हाथ में पूरी तरह बिजली से बना एक विशाल हथौड़ा आ गया। ये ताकत 95 लेवल से कम नहीं लगती। तलवार दौलुओं की भौहें सिकुड़ी। उसे लगा अभी की बात थोड़ी लापरवाही थी। लेकिन वो कौन है? 96 लेवल टाइटल्ड दौलुओ, अगर अभी बात वापस ले तो बेइज्जती होगी। कोई बात नहीं, 95 लेवल की ताकत भी क्या मेरे सोल गार्ड को एक बार में तोड़ पाएगी? तलवार दौलुओं ने सोचा। शू! अगले पल मैं आसमान से गिरा। गति आवाज से भी तेज थी, लगा जैसे कोई उल्का गिर रही हो। सोचो इस हमले में कितनी तबाही होगी।
फिर मैंने बिजली के हथौड़े से तलवार दौलुओं के कवच पर जोर से वार किया। कड़क, बर्तन टूटने जैसी आवाज, तलवार दौलुओं के सामने का तलवार कवच तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। 18 साल की उम्र में मैं अभी टाइटल्ड दौलुओ बना ही था कि 96 लेवल के तलवार दौलुओं ने मुझे चुनौती दे दी। उसने कहा कि वह मुझे 3 हमले करने देगा, लेकिन अगले ही पल उसे पछताना पड़ा। अभी एक जंगल में पहली सोल स्किल, लंबी तलवार से हवा चीरते हुए तलवार दौलुओ आधा कदम पीछे हटा। उसके हाथ की 7 किलिंग स्वॉर्ड की धार तेज थी और सीधे मेरे थंडर सॉहमर पर वार किया। धमाके की आवाज के साथ तलवार की हवा और बिजली चारों तरफ बिखर गई। इसके बाद एक अदृश्य लहर हम दोनों के केंद्र से फैली। 100 मील के अंदर की घासपूस तुरंत नष्ट हो गई। फिर मैं और तलवार दौलुओ कुछ कदम पीछे हटकर रुके। तलवार दौलुओं ने भौहें चढ़ाकर अपना दाहिना हाथ देखा। उस पर बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं और उसे झंझनाहट हो रही थी। हाँ हाँ बुजुर्ग, आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। मैं हंस पड़ा। कहा था 3 हमले करने दोगे, अभी एक ही हमला हुआ और आपने वार कर दिया। सुनकर तलवार दौलुओं का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत शर्म आई। किसे पता था कि मैं एक हमले में उसकी तलवार की हवा तोड़ दूंगा। ये उसकी सोच से बाहर था। पहले सोचा था कि मैं उसे काफी महत्व दे रहा हूँ, निकला कि मैंने कम आका, नायक कम उम्र में ही निकलता है। मेरी गलती थी। तलवार दौलुओ आखिर तलवार दौलुओ है, झुकना और उठना जानता है। उसने जल्दी खुद को संभाला। बूढ़ा अपनी पिछली बात वापस लेता है। अब से मैं तुम्हें अपने बराबर का प्रतिद्वंदी मानूंगा, छोटे दोस्त सावधान। उसकी आवाज में थोड़ी गंभीरता आ गई। ठीक है, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसकी चौथी सोल रिंग चमक उठी। कत्ल की नीयत साफ थी। तलवार दौलुओं ने हाथ की आम तलवार से कई तलवार की हवाएं काटी, सीधे मेरी तरफ। मेरे शरीर के चारों ओर तुरंत सोल पावर जमा होकर एक कवच बन गया। लेकिन मैंने गड़बड़ देखी। ये तलवार की हवाएं मेरे चारों तरफ गिर रही थीं। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। यहाँ जरूर कोई चाल है। बिजली की गति से मैंने सोचा और तुरंत उसका इरादा समझ गया। तुम मेरा रास्ता बंद करके सीधा हमला करना चाहते हो। मैंने तलवार दौलुओं की तरफ देखकर कहा। हाँ हाँ, समझदारी तेज है। मैंने अभी तुम्हारी रहस्यमयी मूवमेंट देखी, इसे टेलीपोर्ट भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि जब तुम्हारे आसपास की जगह अस्थिर हो तो तुम वो सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वह मुस्कुराया और आश्वस्त दिखा। बिल्कुल सही, मैंने खुलकर सिर हिलाया। जगह को गड़बड़ करने के लिए 95 लेवल से ऊपर का हमला चाहिए और वह 96 लेवल का मजबूत है। उसके लिए मुश्किल नहीं। हाँ हाँ बस, तलवार दौलुओ हंसते हुए बोला। अभी मैंने तुम्हारा एक हथौड़ा झेला, अब तुम भी मेरी एक तलवार झेलो। मुझे लगा उसकी 5वीं सोल रिंग चमक गई। ये शायद उसकी सबसे ताकतवर अटैक स्किल होगी। इतनी तैयारी साफ दिखा रही थी कि उसे इस पर पूरा भरोसा है। ये सोचकर मैं हंस पड़ा। 5वीं स्किल से मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा कि तुम उसे चला सको। मेरी रिएक्शन स्पीड उससे तेज थी। पता नहीं कब दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियां मिल गईं। साथ ही मेरी दूसरी सोल रिंग चमकी। दूसरी सोल स्किल, थंडर साउंड शॉकवेव। धड़ाम, बिजली जैसी आवाज पूरे मैदान में गूंजी। एक अदृश्य लहर मेरे केंद्र से निकली और पलक झपकते ही तलवार दौलुओं को ढक लिया। अगले पल उसे लगा कि कान बहरे हो गए। आंखों के सामने अंधेरा। जो 5वीं स्किल चलाने वाला था वो तुरंत टूट गई। वह आखिर 96 लेवल का मजबूत था। तुरंत जीभ काटकर खुद को होश में लाया। लेकिन सामने मैं कहाँ था? चौथी सोल स्किल, थंडर गॉड रॉथ। तभी आसमान से मेरी आवाज आई। तलवार दौलुओं ने ऊपर देखा। मैं हवा में तैर रहा था और उसके सिर के ऊपर एक काला बादल बन गया था। तलवार दौलुओं के मन में बुरा एहसास हुआ। कड़क, उसके सोचते ही एक बिजली गिरी, लेकिन ये बिजली सिर्फ सुई जितनी पतली थी। तलवार दौलुओं की भौहें सिकुड़ी। उसने 7 किलिंग स्वॉर्ड से काट दिया। लेकिन अजीब बात हुई, तलवार आर पार निकल गई। बिजली फिर भी ठीक उस पर गिरी। अगले पल तलवार दौलुओं का शरीर जकड़ गया। झंझनाहट से ताकत चली गई। ये कौन सी स्किल है? आत्मा पर हमला, वह फिर चिल्लाया। शुक्र है उसकी आत्मा मजबूत थी। असर आधे सेकंड से भी कम रहा। थंडर गॉड रॉथ, अदृश्य बिजली बुलाता है, सीधे आत्मा पर हमला करता है। बुजुर्ग की खेती वाकई गहरी है। अगर कोई आम टाइटल्ड दौलुओ होता तो अब तक जवाब न दे पाता। मैंने तारीफ की। लड़के, मैं कोई आम टाइटल्ड दौलुओ नहीं हूँ। एक बार से क्या होगा, 3 बार भी आ जाए तो झेल लूंगा। उसे लगा इतना कहना काफी नहीं, फिर जोड़ा। 3 बार और भी आ जाएं तो झेल लूंगा। ऐसा है क्या? मैंने उंगलियों पर गिना। थंडर गॉड रॉथ में कुल 9 हमले होते हैं।
अभी 1 हो चुका, 8 बचे, बुजुर्ग सावधान। सुनकर तलवार दौलुओं का चेहरा हरा पड़ गया। अगर 9 आत्मा हमले गिर गए तो उसे भी दिक्कत होगी, लेकिन उसे शिकायत का मौका नहीं मिला। फिर एक कमजोर बिजली गिरी। इस तरह के आत्मा हमले के सामने तलवार दौलुओं भी लाचार था। मार नहीं सकते तो भाग लेते हैं। उसने तुरंत तीसरी सोल स्किल चलाई। 7 किलिंग स्वॉर्ड पैरों के नीचे गति बढ़ गई। यह देखकर मैंने सिर हिलाया। बिजली से गति में मुकाबला बहुत दूर है, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज किया और अगले हमले की तैयारी शुरू की। 7वीं सोल स्किल थंडर एम्पर ट्रू बॉडी। 8वीं सोल स्किल थंडर बीस्ट। दूसरी तरफ दूर भागे तलवार दौलुओं की चीख निकली, बिजली से जलना अच्छा नहीं लगता। लड़के, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। 7 किलिंग ट्रू बॉडी। आवाज के साथ उसने फिर 7 किलिंग स्वॉर्ड पकड़ी। अब तलवार का साइज बड़ा था और धार और तेज। कड़क। फिर एक आत्मा वाली बिजली गिरी। इस बार तलवार दौलुओं सिर्फ कराहा। उसने देखा कि मैं स्किल तैयार कर रहा हूँ, अब निष्क्रिय नहीं रह सकता, पहले बार करो। उसने तुरंत फैसला लिया। साथ ही उसकी 8वीं सोल रिंग चमकी। एक पहाड़ समुद्र भर दे। हल्की आवाज में उसने 7 किलिंग स्वॉर्ड को पागलों की तरह घुमाया। पल में 12 वार 12 कई मीटर लंबी तलवार की हवाएं हवा में मेरे तरफ आईं। और मैंने भी एक्शन लिया। दोनों हाथ तलवार दौलुओं की तरफ धकेले। 9 बिजली के गोले 9 गर्जन वाले बिजली के जानवरों में बदल गए और आती तलवार की हवाओं से टकराए। तलवार की हवा और बिजली के जानवर लगातार टकराए, दोनों मिटते गए। पल में 12 तलवार की हवाओं में से 3 बचीं और मेरे बिजली के जानवर खत्म। मैं हैरान नहीं हुआ। 96 लेवल का पीक टाइटल्ड दौलुओं सच में आम टाइटल्ड से अलग होता है। थंडर एम्परर आर्मर। आखिर मेरी 9वीं सोल रिंग चमकी। असंख्य बिजलियों ने मुझे ढक लिया। इतनी तेज रोशनी की तलवार दौलुओं को आंख खोलना मुश्किल। आखिर 9वीं स्किल इस्तेमाल की। देखता हूँ इसके बाद तुम्हारे पास क्या बचा। उसे लगा मैं कमजोर पड़ गया हूँ। कड़क। अगले पल थंडर एम्पर आर्मर पहने मैं तलवार दौलुओं के सामने आ गया। मैंने हथेली से तलवार चलाई। लगातार 3 वार बचे। 3 तलवार की हवाएं टूट गईं। कीमत सिर्फ कवच का रंग थोड़ा फीका पड़ना। कितना मजबूत। तलवार दौलुओं मुझे देखकर चौंका। वाकई हैरानी की बात है, अब तुम मुझे अपने बराबर लग रहे हो। यहाँ तक कि सोल पावर में तुम मुझसे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। तुम कैसे बड़े हुए ये जानना चाहता हूँ। वह सिर हिलाकर बोला। बुजुर्ग, क्या अभी भी लड़ना है? मैंने तेज नजरों से पूछा। क्यों नहीं लड़के, मानता हूँ तुम मजबूत हो, लेकिन मेरे पास भी ताश का पत्ता बचा है। वह गुस्से से बोला। मेरी 9वीं स्किल चलाते समय मुझे खुद डर लगता है। लड़के सावधान। सच कहूँ, जब से मैं आया हूँ बूढ़े हड्डी के अलावा किसी ने मेरी 9वीं स्किल के बाद जिंदा नहीं देखा। लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर सहन न हो तो बोल देना। सुनकर मैं चौंका और फिर हंस पड़ा। तो कृपया बुजुर्ग हाथ हल्का रखना, वह बहुत ज्यादा हो रहा है। फिक्र मत करो, कोशिश करूंगा मार न दूं। गॉड एंड डेमन कट। धड़ाम। अगले पल एक विशाल तलवार ने आसमान चीर दिया। एक उससे भी बड़े दैत्य ने हाथ बढ़ाकर मूठ पकड़ी। उसी समय जंगल के बाहर निंग रोंगरोंग घबराकर हमारी तरफ देख रही थी। वहाँ बिजली और तलवार की हवा। लड़ाई उसकी सोच से ज्यादा थी। सोचा नहीं था क्यों इन तलवार दादाजी के हमले झेल पाएगा। दौलुओं महाद्वीप पर इसे मजबूत माना जाएगा। निंग फेंगजी भी मेरी लड़ाई की ताकत देखकर हैरान था। क्या कुछ नहीं होगा? निंग रोंगरोंग घबराकर पूछी। निंग फेंगजी, रोंगरोंग फिक्र मत करो, तलवार दादाजी हिसाब रखेंगे, क्यूइन को चोट नहीं लगेगी। निंग फेंगजी ने सिर हिलाकर उसे समझाया। लेकिन निंग रोंगरोंग ने छोटा चेहरा सिकोड़ लिया। क्या मेरी बात पर भरोसा नहीं? निंग फेंगजी हैरान पूछा। पापा, आप गलत समझे। मैं ये नहीं पूछ रही कि क्यूइन को कुछ होगा या नहीं। मैं पूछ रही हूँ, क्या तलवार दादाजी को कुछ नहीं होगा? निंग रोंगरोंग ने गंभीरता से कहा। दूसरी तरफ, लड़के, अब डर लगा क्या? अगर अभी हार मान लो तो मैं ये तलवार नहीं चलाऊंगा। तलवार दौलुओं ऊंची आवाज में बोला। मेरे शब्दकोश में डर शब्द ही नहीं है। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। मजबूत बनने के लिए दिल चट्टान जैसा चाहिए, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा दिल सोने से भी कठोर है, उसकी ताकत से झुकेगा नहीं। तलवार दौलुओं जितना दबाव बनाता, मेरी लड़ने की इच्छा उतनी बढ़ती। आओ थंडर टाइटन। मैंने अब छिपाना बंद किया। पहली लाल सोल रिंग मेरे से अलग हो गई। दहाड़। अगले पल बिजली में गर्जना। एक टाइटन एप जो तलवार दौलुओं के बनाए दैत्य जितना ऊंचा था, मेरे और तलवार दौलुओं के बीच आ गया। ये क्या?
टाइटन एप तलवार दौलुओं की आवाज में हैरानी। इस अचानक आए जानवर के बाल बैंगनी थे और पूरे शरीर पर मोटी मोटी बिजली। बाकी छोड़ो, बस ये बिजली ही किसी सोल बीस्ट को आसानी से मार सकती है। 18 साल की उम्र में ही मैंने टाइटल्ड डोलुओ की पदवी हासिल कर ली थी और तभी 96वें स्तर के स्वॉर्ड डोलुओ ने मुझे चुनौती दे दी। वो खुद को पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर हमला करने वाला मानता था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी पहली सोल स्किल अनलिमिटेड सेल्फ प्रोटेक्शन है। तभी एक घने जंगल में थंडर टाइटन एक छलांग में सीधा उस विशाल 7 किल स्वॉर्ड की तरफ झपटा। स्वॉर्ड डोलुओ चीख पड़ा, पागल हो गया है ये लड़का, ये तो पूरा पागल है। अगले ही पल लगातार धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं, साथ ही वो 100 मीटर ऊंची 7 किल स्वॉर्ड भी उसके उग्र हमले में पूरी तरह टूट गई। धूल के बीच स्वॉर्ड डोलुओ का खून उबल रहा था। साफ लग रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी नजरें सामने पर जमी थीं। वहां धूल उड़ रही थी और एक आकृति बिजली से लिपटी हुई शान से खड़ी थी। ये देखकर उसके मुंह का कोना अपने आप खींच गया। वो सोच रहा था ये लड़का आखिर है क्या, इस हालत में भी कैसे खड़ा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं अभी कितना खुश हूँ। थंडर टाइटन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। लगता है सोल स्किल खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। ये स्किल रे एम्पर के अलावा मेरी सबसे बड़ी जानलेवा चाल है। स्वॉर्ड डोलुओ से इस लड़ाई में मेरी कमाई बहुत बड़ी रही। तभी स्वॉर्ड डोलुओ ने मुझे घूर कर कहा, लड़के तुम सच में बहुत ताकतवर हो। अगर तुम्हें और 10 साल दे दिए जाएं, नहीं 3-5 साल भी दे दिए जाएं, तो तुम्हारी ताकत मुझसे आगे निकल सकती है। लेकिन आज तुम फिर भी हार गए। उसकी बात सुनकर मैंने हल्के से सिर हिलाया। बड़े, आपकी बात गलत है। स्वॉर्ड डोलुओ हंस पड़ा। इस वक्त भी मान नहीं रहे तो मैं तुम्हें साफ बताता हूँ, तुम्हारी 7वीं रिंग के ऊपर वाली सोल स्किल अब इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह मैं भी अभी 7वीं रिंग से ऊपर की सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी 1000 साल की सोल स्किल तुम्हारी 10,000 साल की सोल स्किल के बराबर है। अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। मैंने उसकी बात से इनकार नहीं किया। सामान्य तौर पर बड़े आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सामान्य लोगों में से नहीं हूँ। मेरी आवाज खत्म होते ही 9 सोल रिंग्स मेरे चारों तरफ तुरंत उभर आईं। फिर मेरी पहली सोल रिंग फिर से शरीर से अलग होकर एक थंडर टाइटन बनकर हमारे बीच आ गिरी। इसके बाद मैंने हंसते हुए पूछा, नहीं पता बड़े आप कितनी बार थंडर टाइटन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन झेल पाओगे? 1 बार, 2 बार या 3 बार? जब तक मैं 5 सोल ट्रू बॉडी की अवस्था में हूँ तब तक मैं पहली सोल स्किल को अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्वॉर्ड डोलुओ का चेहरा सख्त पड़ गया। वो मन में गाली देने लगा, ये लड़का आखिर किस बला का है? पहली सोल स्किल ही 1 लाख साल की है। ये तो सरासर धोखा है। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। लड़के, लगभग धोखा खा गया था। लगातार 1 लाख साल की सोल स्किल छोड़ना, शायद मुझे हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा और तुम्हारी सोल पावर पहले ही खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। क्या तुम सोल पावर की बात कर रहे हो? मैंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। बिजलियां कड़कड़ की आवाज के साथ एक बिजली गिरी और सीधा मुझ पर पड़ी। दूसरों के लिए खतरनाक बिजली मेरे ऊपर गिरकर मुझे सुकून दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके मजा लिया। सुकून। स्वॉर्ड डोलुओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। राक्षस, सच में राक्षस है। उसने साफ महसूस किया कि बिजली पड़ने के बाद मेरी सोल पावर खत्म होने की बजाय और बढ़ रही है। मतलब मैं बिजली सोखकर अपनी खपत पूरी कर सकता हूँ। ये आखिर चीज क्या है? स्वॉर्ड डोलुओ के मन में अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसे पूरी तरह यकीन हुआ कि निंग रोंगरोंग ने जो कहा था वो सच था। मैंने चेहरे का रंग बदलते स्वॉर्ड डोलुओ को देखकर पूछा, बड़े, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं खुद को एक बार हील कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? आखिरकार स्वॉर्ड डोलुओ को मानना पड़ा। लड़के, आज तुम जीत गए। मैं हंस पड़ा। किस्मत से ही सही कहना पड़ेगा कि स्वॉर्ड डोलुओ जैसे ताकतवर को झुकाना सच में बहुत सुकून देता है। लेकिन स्वॉर्ड डोलुओ नाराजगी से खांसते हुए बोला, लड़के, ज्यादा इतराओ मत। असल में मेरे पास अभी एक तलवार बाकी है। उसकी ताकत से मैं खुद डर जाता हूँ। ठीक से कहूँ तो वो आधी तलवार है, लेकिन वो कसम खाता है कि जब उसे पूरी तरह सीख लेगा तो वापस आकर मुझसे लड़ेगा। ये सुनकर मेरे मन में हलचल हुई। क्या ये वो लीजेंड वाली मैन एंड स्वॉर्ड एज 1 है? लेकिन उससे क्या? इसलिए मैं भी उसकी नकल करते हुए हंसा। बड़े, आपको पता नहीं, मेरे पास भी एक बड़ा अटैक बाकी है। उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है,
मुझे डर है कहीं गलती से 96वें स्तर के टाइटल डोलुओ को मार ही न दूं। कुछ देर बाद श्लेक एकेडमी के सामने निंग रोंगरोंग हमें जंगल से निकलते देखकर खुशी से चिल्लाई, वापस आ गए। वो वापस आ गए। फिर उसने गौर से देखा और खुशी से बोली, शुक्र है दोनों के हाथ पैर सलामत हैं। मैंने निंग फेंगजी की तरफ मुट्ठी बांधकर कहा, निंग सेक्ट मास्टर, मेरी सोल पावर बहुत खर्च हो गई है, मुझे वापस जाकर रिकवर करना है। निंग सेक्ट मास्टर हल्के से मुस्कुराए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मेरे बगल में खड़े स्वॉर्ड डोलुओ के मुंह का कोना अनजाने में खिंच गया। उसे पता था कि मैं बिजली को रिफाइन कर सकता हूँ। मेरे लिए सोल पावर खत्म होना मतलब कुछ बार बिजली खा लेना है। फिर मैंने स्वॉर्ड डोलुओ की तरफ हाथ जोड़कर कहा, स्वॉर्ड सीनियर अलविदा। वो गुस्से से भिनभिनाया, पैसे तुमने ले लिए, लड़ाई का अनुभव भी मिल गया, मत समझो। मुझे पता नहीं तुम फायदा उठाकर चले जा रहे हो। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अलविदा कहकर मैं शान से पलटकर चला गया। पीछे स्वॉर्ड डोलुओ हवा में अकेला खड़ा रह गया। ये लड़का इतना घमंडी कैसे है? लेकिन कहते हैं ना, एक मुसीबत के बाद दूसरी आती है। निंग रोंगरोंग जो हवा वाली छोटी रजाई थी, उसकी आंखें घूमी और वो भी बोल पड़ी, पापा एकेडमी में खाना लगने वाला है, देर हो गई तो मैं भूखी रह जाऊंगी, अलविदा। उसने निंग फेंगजी के हाँ कहने का इंतजार भी नहीं किया और मेरी तरफ दौड़ पड़ी। साथ में चिल्ला रही थी, रुको, मेरा इंतजार करो। मैंने पीछे चिपके हुए निंग रोंगरोंग को देखकर भौं चढ़ाई। निंग रोंगरोंग, तुम्हें खुद कैंटीन नहीं मिलती क्या? मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं तो बस अपने कमरे में जाकर आराम करने वाला था, लेकिन रिलैक्स होते ही पता चला कि मेरी एनर्जी बहुत खर्च हो गई है। सीधे शब्दों में भूख लगी है। रास्ते में कैंटीन पड़ी तो सोचा पहले कुछ खा लूं। निंग रोंगरोंग भी बिना डरे बोली, तुमने ही तो कहा आगे कैंटीन है, मैं तुम्हारे पीछे चल रही हूँ क्योंकि मैं धीरे चलती हूँ। मैंने आवाज खींचकर कहा, अच्छा ऐसा है क्या? पहले बताना था, मैं मदद कर देता हूँ। निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हारा क्या मतलब है? अगले ही पल उसने डर से देखा कि मेरी उंगली की नोक पर बिजली चमक रही थी। वो तुरंत पीछे हट गई, घबराकर बोली, नहीं नहीं। लेकिन मैं इस तरह की न सुनने वाली छोटी शैतान से निपटने का बस एक ही तरीका जानता हूँ। मैंने उंगली चटकाई और चिंगारी के साथ बिजली उस पर जा गिरी। निंग रोंगरोंग चीख पड़ी और खरगोश से भी तेज दौड़ गई। मैं पीछे से चिल्लाया, मालिक की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा सुख है, अगली बार मदद चाहिए तो सीधा मुझसे कहना। जब मैं कैंटीन में घुसा तो थोड़ा चौंक गया। कैंटीन में सच में सूप था, और वो भी लाल सफेद रंग का मशरूम सूप। मेरी नजर तुरंत माँ होंगजुन पर पड़ी। माँ होंगजुन मुझे देखकर चापलूसी से बोला, बड़े आप चखिए पहले, ये सूप बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर मैंने सिर हिला दिया। फिर मुझे एक और बात दिखी, फ्लेंडर और झाओ वूजी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। इसलिए मैंने पूछा, फ्लेंडर, झाओ वूजी, क्या हुआ? कोई बात है तो सीधे कहो। झाओ वूजी हाथ मलते हुए घबराकर बोला, बड़े हम बस ये जानना चाहते थे कि आज आपसे लड़ने वाला ताकतवर कौन था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैंने धीरे से कहा, 7 ट्रेजर ग्लास सेट का स्वॉर्ड डोलुओ। ये सुनते ही सब पहले सन्न रह गए, फिर इज्जत से भर गए। जीत हार छोड़ो, स्वॉर्ड डोलुओ से लड़ने वाला इंसान पूरे डोलुओ महाद्वीप के टॉप लेवल का ताकतवर होगा। ये वो मुकाम है जहां तक वो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं पहुंच सकते। झाओ वूजी तो एकदम जोश में आ गया, कमाल है बड़े, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, मैं आपका फैन हूँ। सच कहूँ तो झाओ वूजी जैसे मर्द का फैन होना मुझे खुशी नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ दाई मुबाई बहुत उदास था। वो सोच रहा था मेरी ताकत तो वो इस जन्म में भी नहीं पा सकता, क्या अब सूप पीने का भी मौका नहीं मिलेगा? तभी उसने मेज पर रखा सूप का कटोरा उठाया। शियाओ, आओ मोटे, आओ ये सूप पीते हैं। वो सूप के साथ सारी उदासी भुलाना चाहता था। उसी रात मुझे खबर मिली, दाई मुबाई, ऑस्कर, माँ होंगजुन ने बहुत ज्यादा सूप पी लिया और बदकिस्मती से जहर चढ़ गया। शुक्र है फा लैंडर रात भर उड़कर एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर को ले आया, तभी तीनों की जान बची। उसी वक्त स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में शियाओ वू ने दूर खड़े तांग सान से पूछा, तांग सान, तुम्हें अफसोस है कि तुमने एरमिन को किन शियाओ को भड़काने भेजा? तांग सान का चेहरा सख्त हो गया। वो सोचने लगा, मैं अफसोस क्यों करूं? थंडर टाइटन किन शियाओ को मार नहीं पाया, उसे बस अफसोस है। अब जब तय हो गया है कि मैं दुश्मन हूं तो मौका मिलते ही उसे मार दूंगा। उसे जिंदा छोड़ना सिर्फ परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन शियाओ वू के सवाल के सामने वो सच नहीं बोल सकता था। वो जानता था शियाओ वू बस उससे अफसोस सुनना चाहती है। अगर जंगल के बाहर होता तो वो कह देता, मैं तांग सान जिंदगी में कभी अफसोस नहीं करता। लेकिन ये स्टार डोलुओ फॉरेस्ट का कोर इलाका है, शियाओ वू के बिना वो बाहर नहीं निकल सकता। ये सोचकर तांग सान ने फैसला कर लिया। उसका चेहरा बदला और वो गिल्ट से भरकर बोला, शियाओ वू,
मुझे समझ आ गया, मेरी गलती है। अगर मैंने जिद करके एरमिंग को किन शियाओं को टेस्ट करने नहीं भेजा होता तो ऐसा नहीं होता, अनहोनी नहीं होती। मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। एरमिंग की मौत की जिम्मेदारी मेरी है, कहते हुए उसने हाथ हिलाया और एक चमकता हुआ खंजर निकालकर ऊंचा उठा लिया। शियाओ वो घबरा गई। शियाओ सान, तुम क्या कर रहे हो? तांग सान ने कड़वेपन से हंसा। मैंने सोच लिया है, गिल्ट के साथ जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। मैं अपनी जान देकर एरमिन का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। शियाओ वू अलविदा। आवाज खत्म होते ही वो चमकता हुआ खंजर सीधा उसके सीने में घोंप दिया।